बहुत बहुत धन्यवाद सबने समय निकाला ज्वाइन करने के लिए। कोशिश मैं करूंगा कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। हालांकि कैप्टिव ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए कि लॉकडाउन में है और कोई भाग भी नहीं सकता है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने करीब 6-7 स्लाइड्स बनाई हैं, जिससे आशा है कि सबको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि कोविड में क्या हो रहा है, विश्व में क्या है इम्पैक्ट भारत के ऊपर, और कितना समय लगेगा और किस तरह का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इससे मैंने बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आंकड़े स्पेसिफिकली इस क्राइसिस में हालत है कि आंकड़े शायद सही पिक्चर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कितना है डैमेज इकोनॉमी पे, कितना नहीं डैमेज है, क्या होने जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट जरूरत है, ये सब इसका इस समय एस्टिमेट करना काफी मुश्किल है। तो मैं शुरू करता हूं। मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, माफी चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ बिग इज कोविड-19, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप लोग जनवरी में जाएं और लोगों से पूछते हैं, और मेरे को भी एक दो बार गलती से टीवी स्टूडियोज ने बुलाया था, तो उस समय सब लोग बात करते थे कि चाइना में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से विश्व पे क्या होने जा रहा है इम्पैक्ट। तो ये नहीं सोचता था कि विश्व भर में कोविड फैल जाएगा। सब लोग बात करते थे कि वुहान में लॉजिस्टिक सेंटर है तो गाड़ियों के पार्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे और एप्पल का कंप्यूटर रुक जाएगा। उसके आगे कुछ नहीं था। पूरा फोकस जो था वो ये था कि विश्व की 28% मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, और उससे विश्व में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आया कि थोड़ा थोड़ा फैलने लगा, कुछ देशों में गया। पर आप सोचे कि जनवरी 15 में और आज, जो कि करीब 3 महीने 3.25 महीने का फर्क है, कि कितना फर्क आ चुका है इस समय ग्लोबल इम्पैक्ट में, और दिन प्रतिदिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपका क्या एस्टिमेट है इसके इम्पैक्ट पे, बट द रियल मैसेज इज कि जो भी इम्पैक्ट है वो एस्टिमेट करना इस समय बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मैंने कुछ कुछ बिंदु लगाए हैं जो कि मोर टू शो द इम्पैक्ट क्या है। आप अगर सबसे बाईं तरफ देखें जहां मेरा पॉइंटर है, ये आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के जॉबलेस क्लेम्स 6 मिलियन। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक महीने में, मात्र एक महीने में 3.5% से 10% पहुंची है। सिमिलरली ग्लोबल शटडाउन जो हुआ है और जो आउटपुट का लॉस होने जा रहा है, उसको कंजर्वेटिवली कहा जा रहा है कि $9 ट्रिलियन का शटडाउन का आउटपुट गैप होने जा रहा है। अब आप इसको अगर कम कॉन्टेक्स्ट में रखें, तो भारत में हम लोग का जो प्लान है $5 ट्रिलियन का, वो पूरे भारत के पूरे जीडीपी की ग्रोथ का प्लान था। यहां केवल एक, समझिए 1.25 साल में $9 ट्रिलियन का लॉस होने जा रहा है। इफेक्टिवली अगर एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा, हाँ, सिमिलरली आप अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें, मेरे हिसाब से ये अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। एडवांस्ड इकोनॉमी सारी रिसेशन में ऑलमोस्ट चली जाएंगी, एंड मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज भी चली जाएंगी। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक भी भारत को अब 1.5 से 2% की ग्रोथ रेट में डाल रहा है। और इससे जूझने के लिए मात्र स्टिमुलस जो होगा, जो कि सरकारें पैसा खर्च करेंगी, उसको $10 ट्रिलियन की बात लोग कर रहे हैं। पर उसके नीचे मैंने 20 ट्रिलियन भी लिखा है, और लिखा केवल इसलिए है कि दिन प्रतिदिन इसका कॉस्ट एस्टिमेट बदलता जा रहा है। सो द मैसेज इज ओनली वन, दैट कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट है, इट इज बिगर देन व्हाट एनी ऑफ अस कैन इमेजिन। गोइंग बैक टू द सेम सब्जेक्ट, द रियलिटी इज दैट नोबडी नोज फॉर श्योर। जैसे आज की डेट में भी जितने लोग को गणित आता है, वो बैठ करके कोई ना कोई स्टेटिस्टिकल मॉडल बना रहे हैं जिससे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, कितने लोग को बीमारी होगी। कटु सत्य यह है कि इस तरह का वायरस कभी दुनिया में नहीं फैला है, और इस तरह की जियोग्राफिक स्प्रेड, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हो सकती है, लॉकडाउन का इंपैक्ट, ये सब किसी ने नहीं देखा है। और सबसे शायद जो बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि अभी तक विश्व इकोनॉमी में
इतना तेज डिसरप्शन, लॉन्ग टर्म डैमेज टू सप्लाई चेन, रेगुलेटरी प्रोटेक्शनिज्म, इसका एस्टिमेट अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है। ऑब्वियसली सरकारों ने विश्व भर में रियलाइज किया है कि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इकोनॉमीज खत्म हो सकती हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये लिया गया है कि जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। तो ये जो शुरू में, अगर आपको याद होगा, जनवरी और फरवरी तक लोग बात कर रहे थे कि ट्रेड ऑफ है कि कोविड से कितना लड़ना चाहिए और कितनी इकोनॉमी को डैमेज होने देना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ में। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स अ फॉल्स ट्रेड ऑफ। अगर लोग नहीं रहेंगे, देयर इज नो इकोनॉमी दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। Similarly, the risk. Yes. Yashu. Hello. The risks to this economy also of a second wave, third wave of infection are such that this trade-off becomes false. तो आप देखिए, मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि 10 ट्रिलियन के करीब की स्टिमुलस की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी अनाउंस्ड, तो ये भी थोड़े आउटडेटेड फिगर्स हैं, बिकॉज यूएस करीब 3 ट्रिलियन की तरफ बात कर रहा है इस समय, जर्मनी करीब 1 ट्रिलियन की बात कर रहा है। तो यहीं पे जो 5-6 देश हैं, इनका अगर एडिशन किया जाए तो करीब 4 ट्रिलियन है। एंड दिन प्रतिदिन इसमें आप वर्ल्ड बैंक को बढ़ाइए, किसी का फोन आया, रशिया को बढ़ाइए, सऊदी अरेबिया को बढ़ाइए, तो दिस $10 ट्रिलियन फिगर जो कि सब लोग इस समय एस्टिमेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्रॉस होगी। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट, नाउ एज अ, एंड ये केवल स्टिमुलस है, तो मैं इसमें डिफरेंशिएट ये करूंगा कि स्टिमुलस है जहां पे सरकार पैसा खर्च कर रही है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हेल्पिंग द इकोनॉमी। अगर सरकार डिपॉजिट्स के लिए गारंटी दे रही है, अगर सरकार लोगों का लोन माफ कर रही है, सरकार लोगों के टैक्स माफ कर रही है, तो वो कॉस्ट एकदम अलग है। आप सिर्फ अगर केवल फिस्कल स्टिमुलस एंड डिफरल्स देख लें इस समय सरकार के, विश्व सरकारों का, तो ऑन एवरेज 10 से 15% के बीच में सब लोग खर्च कर रहे हैं पैसे। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज इकोनॉमीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग सम ऑफ मनी। अगर इसको हम मान लीजिए 10% को इंडिया में कन्वर्ट करते हैं, एज्यूमिंग हमारी इकोनॉमी करीब 2.75 ट्रिलियन की है, तो समझिए हमको $200 बिलियन से ज्यादा लाइक फॉर लाइक in the form of spending or in the form of tax rebates खर्च करना होगा। So the only point I'm making is this is bigger than anything that we have seen before. और जो भी कह रहा है कि मेरे को समझ में आ गया कि कोविड क्या चीज है, वो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहा है, चाहे वो ट्रंप हो या ब्राजील के प्रेसिडेंट हो। जिसने कहा है कि हम समझ गए, हम कंट्रोल कर चुके हैं, वो शायद गलत पाया गया है। और इसी में मैं एक वो कोट कहूंगा, डॉक्टर फॉची जो इस समय यूएस के सबसे बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी डिजीज है जहां पर द वायरस इज सेटिंग द टाइमलाइन फॉर द इकोनॉमी एंड नॉट वाइस वर्सा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग आजकल टीवी ऑन करिए तो केवल कोविड के डिस्कशन होते हैं, तो हर आदमी कहता है अब इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, अब ये करवाना पड़ेगा, फैक्ट्री चलानी। सच ये है कि हम नहीं खुलवा सकते हैं until we are 500% certain contagion will not move. Otherwise, एक फैक्ट्री भी अगर गलत समय पे खुली तो उससे उतना ही इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सारे हम लोग के 30 दिन 40 दिन जितना भी लॉकडाउन रहेगा, उसका इम्पैक्ट जा सकता है। Moving to the major areas of impact of COVID, सबसे बड़ी चीज जो हुई है, जो कि भारत के लिए सबसे रेलेवेंट है, वो है फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। अगर आप देखें पुराने जो जितनी क्राइसिस थी हम लोग की, चाहे आप ऑलमोस्ट ग्रेट डिप्रेशन के बाद की जितनी क्राइसिस थी, वो थी बेसिकली पेपर की क्राइसिस। कि होता क्या था कि लोगों का पैसा ज्यादा चेज कर रहा था, एसेट की वैल्यू मिसप्राइस हो जाती थी, और वो मिसप्राइस का जब करेक्शन होता था तो उससे साइकिल हटता था। क्या तो क्रेडिट साइकिल टूटता था, इक्विटी साइकिल टूटता था, मोर और लेस फाइनेंशियल मार्केट्स में जैम होता था, रियल इकोनॉमी चलती रहती थी, फैक्ट्रियां चलती रहती थी, लोगों की दुकानें खुली रहती थी, लोग अपने घर में जो काम करना चाहते थे खुला रहता था। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, और समझिए 40-45 दिन में ऐसा हुआ है कि जगह जगह की फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन, दुकानें,
लॉजिस्टिक्स सब बंद हो गया है। इस स्पीड से और इस स्केल पे शटडाउन ऑफ इकोनॉमी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है एग्रीगेट डिमांड पे। डिमांड में 3 पोर्शंस मान लीजिए, मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं थोड़ा सा। पहली है कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर अगर घर से नहीं निकल रहा है, उसकी नौकरियां जा रही हैं, उसके पास खाने को नहीं है, तो ऑब्वियसली चीज नहीं खरीदेगा। तो चाहे वो स्कूटर हो या गाड़ी हो या टीवी सेट हो, कंज्यूमर डिमांड खत्म हो गई। साथ साथ जैसे ही फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, अब आप खुद सोचिए, आज की डेट में कंज्यूमर डिमांड बंद हुई है, लोगों ने घर खरीदना बंद कर दिया है, घरों का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, तो क्या होगा स्टील इंडस्ट्री में, जो चाहे कोई कैपेसिटी बढ़ाना चाहे या इन्वेस्टमेंट करना चाहे, वो भी रोक देगा। आज की डेट में हर आदमी इन्वेंट्री लेके बैठा हुआ है, क्यों इन्वेंट्री, यहाँ तक कि दुनिया भर में जगह जगह पे, रेलवे स्टेशन पे, यार्डों में लगी हुई इन्वेंट्री पड़ी है, क्योंकि कहीं कोई जा नहीं रहा है। और तीसरा है कि कंज्यूमरों का इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट्स में, जो हम लोग के लिए थोड़ा लेस रेलिवेंट है, पर जैसे कमोडिटी वाले देश हैं, आपके ऑयल एक्सपोर्टिंग देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, export of all commodities, which is the big driver of exports, has completely got destroyed. Second is capital markets. ये बड़ा ऑब्वियस है, हम सभी के साथ शायद हो रहा है, जिसके पास 1-2 शेयर भी होंगे। हम लोग का शेयर मार्केट कितना 40,000 42,000 पे बीएसई था, वो आज 29-30 हजार पे आ गया है। लोगों के पास जो बॉन्ड्स थे, चाहे वो किसी बैंक का बॉन्ड हो या कुछ और हो, रफली 30% की वैल्यू गिर गई है। साथ साथ वॉलेटिलिटी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। नॉर्मल मार्केट्स होती हैं कि फ्लो होता रहता है और अप डाउन होता है, बट नॉर्मली विद इन अ रेंज होता है। इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बिकॉज सबके सब आप ये समझिए, जो एक कहानी होती है कि जब एक हाथी को 4 अंधे लोग देख रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब करना होता है। इस समय मार्केट का मोरले से यही हाल है, क्योंकि हम सब लोग जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टिमेट करें कि क्या किस लेवल पे किसी भी एसेट में, फाइनेंशियल एसेट में वैल्यू है। अब क्योंकि वो एस्टिमेट का कोई बेसिस नहीं है ज्यादा हम लोग के पास, इसलिए वॉलेटिलिटी आती है। 2 दिन खराब खबर हुई तो खट से गिरेगा 10% नीचे। उसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि रशिया और सऊदी अरेबिया ऑयल पैक करेंगे तो ऑयल मार्केट बढ़ जाएगी, अगले दिन मार्केट बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ मार्केट। Now, what does this imply? This implies that today's date, if I want to sell something, or there is almost no market at a price that is reasonable. So there is the volume of trading in most markets in the world has dropped substantially. तीसरा करेंसी इश्यूज, ये कि इंडिया के लिए काफी नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी आर अ बिग ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। विश्व भर में इसका मेन इंपैक्ट ये है कि आज की डेट में यूएस डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है एज अ सेफ्टी करेंसी, एंड उसके अगेंस्ट दुनिया भर की सारी करेंसीज गिर रही हैं, जिसके implications, because most of world trade happens still in US dollars, means that the poorer countries like us tend to suffer a lot more because of that. चौथा है लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन में शब्द एक सिंपल सा है, पर मेरे हिसाब से जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग रेजिम्स थी, जो कि ऑलरेडी ट्रंप के आने से काफी हद तक थ्रेट में थी, वो इमेंस थ्रेट में मैं कहूंगा इस समय। क्योंकि आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन में लोगों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में मशीन के पार्ट्स, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि BMW ने अपने 2 पार्ट शट किए उनके प्लांट, क्योंकि उनके जो पार्ट्स आने थे वो पोलैंड से आने थे या पोलैंड से जर्मनी में आने थे, जर्मनी से पोलैंड में जाने थे, और 60-70 घंटे, जहां पे 2 घंटे का रास्ता था, वहां 60-70 घंटे का डिले हो रहा था अर्ली डेज ऑफ कोविड में। आज की डेट में और भी बुरा हाल है। तो देयर इज अ क्लियर क्लोजिंग डाउन ऑफ बॉर्डर्स एंड ट्रेड फ्लोज। सेकेंड इज कि इस समय हर देश सबसे पहले ये देख रहा है कि हमें अपने लोगों को खाना कैसे दिलाना है, हमें अपने लोगों की सेहत कैसे और स्वास्थ्य कैसे देखना है। और इसका मतलब क्या है? as soon as country becomes nation first, it means that belief in international trade orders becomes zero. आपने देखा है कल ट्रंप ने WHO को पैसा देना बंद करने का ऑर्डर दिया है। नाउ इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस आज की डेट में 100 लोग कह रहे होते हैं कि बहुत गलत किया गया है, बट क्लियरली मोस्ट ऑफ यूरोप इज क्वाइट,
क्योंकि हर आदमी अपने देश को देख रहा है। तो जो मल्टीलैटरल सिस्टम बना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एंड उसके पहले गैट था, फिर WTO आया है, फ्री ट्रेड ट्रीटीज आई हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स आए, some of these will definitely be under threat because the economies of countries will change substantially. तीसरा है घर वापसी, और इसमें मैं लोगों के रिलीजन की बात नहीं करूंगा, इट इज अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। अभी तक ये होता था कि एप्पल हो या बोइंग हो, ये लोग अलग अलग देश जाकर के अपने प्लांट सेटअप करने के लिए तैयार होते थे, टेक्नोलॉजी देने को तैयार होते थे, पर इस समय सबने कंसोलिडेशन का पाथ ले लिया है। नौकरियां जाएंगी तो बाकी देशों में पहले जाएंगी, होम बेस में बाद में जाएंगी। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अगर होगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो अपने देश में पहले होगा, क्योंकि और इसका एक कारण है, कारण ये है कि जो मदद मिलेगी सरकार से इन द स्टिमुलस पैकेजेस, इट विल गो टू द होम ग्रोन कंपनीज फर्स्ट, एज इट शुड। सो fundamentally, versus a multilateral regime, there is likely to be a shift towards localization. किस एक्सटेंट और किस हद तक ये होता है, दिस विल डिपेंड कि कितना डैमेज होता है ग्लोबल इकोनॉमी को और कितना लंबा ये कोविड चलता है। इसमें एक और चीज आप ये मान के चले, मान लीजिए 2 देश ठीक हो गए हैं, आप यूएस मान लीजिए ठीक हो गया और ब्राजील नहीं ठीक हुआ, तो जो ब्राजील से लोग आएंगे या ब्राजील से जो सामान आना होगा, यूएस विल शट इट्स बॉर्डर्स। जिसको आना है अंदर वो आकर के पहले 14 दिन क्वारंटीन करे, जो सामान आएगा उसको सामान को पहले क्वारंटीन होना होगा। सो द फिजिकल स्केयर ऑफ दिस डिजीज विल ब्लॉक बॉर्डर्स। आखिरी है सप्लाई चेन डिसरप्शन, आखिरी नहीं, सेकंड अमंग्स द लास्ट फ्यू पॉइंट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन। 1980s 70s 80s 90s में सबने बड़े बड़े ऑथर्स ने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की बात की, डिस्पर्स्ड इन्वेस्टमेंट की, डिस्पर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात की, और कहा कि भाई हम उतनी इन्वेंट्री रखेंगे जितनी जरूरी है। 4 घंटे में इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड चाइना में एक जगह इन्वेंट्री खत्म हुई, चाइना में, अमेरिका में, चाइना में अपने आप ऑर्डर प्लेस हो गया, चाइना ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया और एक्स नंबर ऑफ डेज के बाद ऑर्डर आ गया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि चाइना बंद हो जाएगा 70 दिन के लिए, एप्पल के प्लांट बंद हो जाएंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। तो जो सप्लाई चेन दुनिया भर में हो गया था जस्ट इन टाइम वगैरह, सप्लाई चेन्स विल नाउ बी ड्रामेटिकली चेंज्ड। लोग मेरे हिसाब से कम 30 से 50% तक जो भी पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको अपने बड़े प्लांटों के बगल में रखेंगे। There will be a narrowing of the geographical spread of supply chain. Food availability and pricing, ये तो मतलब थोड़ा बहुत ऑब्वियस ही है, पर पिछले 40 दिन में इंटरनेशनल चावल के दाम करीब 30% बढ़े हैं। तो clearly because of stopping of movement of trade, because there are many countries that cannot harvest, कई जगह पे पैकिंग नहीं हो पा रही है, खाने के दाम बढ़ेंगे और बहुत कस के बढ़ेंगे। India, with God's grace, I think is still quite important because is in a better position because of FCI, and we have got reasonable stockpiles. आखिरी 2 पॉइंट्स थोड़े से क्वालिटेटिव हैं जो मेरे इंटरप्रिटेशन है, और मैं शायद शुरू में कहना चाहता था कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत पर्सनल व्यू है। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक समझ लें इकोनॉमिक ऑर्डर बना था, उससे डिससेटिस्फैक्शन, चाहे वो बर्नी सैंडर्स के मुंह से निकला या राइट विंग से निकला या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग से निकला, वो and which showed itself in the Central Park protest, Hong Kong Central protest, that dissatisfaction will now take a more institutional form, because लोग जो हैं वो उस inequality की growth से अब खुश नहीं हैं, and the COVID will provide a catalyst to that change. And finally, coming back from country first, people first, my industry first, there will be a change in order about countries where they rank in terms of global positions, about industries, कुछ industries जिनमें change शायद शुरू से हो रहा था, ऑटोमोटिव को ले लीजिए, अब चाइना शायद 40 मिलियन, 10 मिलियन 12 मिलियन अभी तक सेल होनी चाहिए थी, शायद 2 मिलियन सेल हुई है। तो जो स्केल बदला है इंडस्ट्रीज में, उससे कई इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से या तो कंसोलिडेट करेंगी या उनमें चेंज आएगा, जिससे कि
the picture of the world in, let's say, 3 years time will be very different from where the world is today. Net though, it is my belief that most of the change in the long run is a chance for the world to make the world a better place. चाहे वो investment in sustainable economy हो, चाहे वो equalization हो, movement towards a welfare state हो, चाहे वो opportunity, equality of opportunity हो, मेरे हिसाब से कोविड की वजह से जो थोड़ी सी किसी भी, वैसे वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही हुआ था, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके बाद नॉर्मली कैपिटलिज्म एज वेल एज इक्वालिटी टेंड टू हैव अ बेटर चांस, एंड आई थिंक कोविड इज अ चांस फॉर द वर्ल्ड टू एंड अप विद अ बेटर प्लेस इफ वी टेक द चांस टू डू द राइट थिंग्स. तो मैंने जो बात की सारे इम्पैक्ट्स की, अगर इनको मैं 2 कोर चीजों में ढालूं तो वो है fear and uncertainty. And if you look at fear, it's the fear of the disease itself. कितने दिन कितनी बड़ी डिजीज है, कितने दिन चलेगी, कब तक चलेगी, कैसे क्योर होगी, कब वैक्सीन आएगी. There is a physical fear of something unknown in the world, because of which shopkeeper will not open a shop, you and I will not go to a shop, factories will not open, people will not travel. ये आज की बात नहीं है. मैं कहता हूँ कल अगर लॉकडाउन खुल भी गया मई 15 पे, मई 3 को, उसके बाद भी अगर मैं आज पोल लूं तो 80% लोग कहेंगे नहीं भैया 7 दिन और 10 दिन और घर में ही रहते हैं, बाहर जाना कम करते हैं. कोई ये नहीं कहेगा कि भैया कल मुझे पेरिस जाकर के पेरिस देखना है या लंदन देखना है. सब लोग घर पे रहेंगे, अपने पैसे बच. तो जो डर आया है इस समय, वो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा. दूसरा है अनसर्टेनिटी. किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं रहेगी, किन इंडस्ट्रीज को मिलेगा बेल आउट, किस इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा. द बेसिक अनसर्टेनिटी इज अबाउट विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीड टू इकोनॉमिक प्रॉफिट. Now, profit, I'm using a slightly broader term because profit is not just मुनाफा, but profit includes क्या कल मेरे पास नौकरी रहेगी. मैं NBFC में काम करता हूँ और NBFC सेक्टर जो कि जैसे भारत में पहले भी IL&FS के साथ मुश्किल में था, इसके बाद क्या होगा, क्या बैंक लाइन्स हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी. Similarly, across industries, it is a question for every industrialist, for every business, for each of us as individuals, कि हमारा कल लॉकडाउन खत्म होने के बाद कितना सिक्योर होगा. और अगर हम ये फियर और अनसर्टेनिटी की कॉम्बिनेशन करते हैं, इसका रिजल्ट होता है फ्रीजिंग ऑफ द इकोनॉमी. लोग काम नहीं करेंगे, जो पैसा आएगा अपने पास पैसा बचा के रखेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होगी. और इन दोनों चीजों की जो इम्पैक्ट है, दैट्स बीन मैग्निफाइड बाय स्पीड ऑफ शटडाउन. जो मैंने दिखाया था पहला कि आप पहले चार्ट में कि यूएस इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किस स्पीड से बढ़े थे, वही हम लोग आजकल देख रहे हैं. अगर शहर लॉकडाउन में है तो इस समय वेरी सिंपली देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो आप समझ लें कि जैसे अगर काश होती, पर अगर फेरारी गाड़ी चल रही थी 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे, वो रुक करके 5 पे आ गई है. इस समय मात्र 5% इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं पे भी बची है. देयरफॉर द पोस्ट एंड to some extent during COVID responses, policy responses, to my mind need to take these two things into account. हमें लोगों का डर हटा करके कॉन्फिडेंस लाना है कि लोग बाहर निकल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं. दूसरा, अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है वो सरकारों को अपने ऊपर जितनी हद तक ले सकते हैं. So there is a transmission of risk from individuals, from companies, from financial sector to the government, so that these three people, the individual, the companies and the financial sector, can actually operate as if they were running normally, and therefore there is less risk to them of the profits. Sorry, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ सत्येंद्र भाई? ठीक है स्पीड? So to my mind, there are 3 stages of response. पहला है हेल्थ, जिसमें हमको इस समय कोप करना है इन्फेक्शन के कंटेजन से
एंड सेकंड कोप करना है जो लोग बीमार हो गए उनको क्या मदद देनी है। दूसरा है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड इज मोर अबाउट खाने को लोगों के पास है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए पैसा है कि नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, लाइफ एंड लाइवलीहुड, तो सम मेजर्स हैव ऑलरेडी बीन पुट इन प्लेस। हर सरकार इसमें पैसा दे रही है। जो लोग गांव गए हैं, मनरेगा का अमाउंट बढ़ गया है, मनरेगा का पीरियड हो शायद बढ़ जाए। देयरफॉर कोशिश ये है कि लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है जिससे वो अपने एसेंशियल गुड्स खरीद सकते हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स इज बीइंग मेंटेन्ड। तो आदमी जिंदा रह सकता। अगर मैं इसको शायद थोड़ा सा डिप्रेसिंग एग्जांपल होगा, पर जब कभी कभी आदमी बीमार पड़ता है, तो जैसे कोई बहुत मेजर इंजरी होती है, बड़ा ऑपरेशन करना होता है, तो इंड्यूस्ड कोमा में डाला जाता है। और इंड्यूस्ड कोमा में इट इज द जॉब ऑफ द हॉस्पिटल टू एक्चुअली कीप द पर्सन अलाइव टिल द मेडिकल रेमेडीज हैव टेकन शेप, एंड देन यू ब्रिंग द पर्सन आउट ऑफ कोमा सो दैट he can recover and undergo normal recovery. इस समय आप ये समझिए कि हमारी इकोनॉमी, हमारी नहीं, विश्व की इकोनॉमी इंड्यूस्ड कोमा में है। इंड्यूस्ड कोमा में इट इज द जॉब ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू सप्लाई व्हाट इज नेसेसरी फॉर द पीपल टू लिव एंड सर्वाइव, एंड एज एंड व्हेन द डिजीज इज अंडर कंट्रोल, व्हिच इज कोविड, we will then slowly allow them to come out of coma. So the most important thing is to keep the economy alive, which means कोई मेल्टडाउन या ब्रेकडाउन ना हो इकोनॉमी में, जिससे जब हमें रिकवरी करने की जरूरत पड़ेगी तो रिकवरी आसानी से हो जाएगी। इफेक्टिवली स्विच ऑफ द इकोनॉमी शुड रिमेन वर्किंग। जिस दिन हम टर्न करके ऑन करना चाहते हैं, टर्न होके ऑन हो जाए। मैंने थोड़ा सा इन्हीं सेम चीजों को 4 बिंदु में डाला है about the stages of this crisis in the real economy. तो एक कुछ क्षण में जो लॉकडाउन की बात होती है, why लॉकडाउन and why not लॉकडाउन, उस पे मैं कुछ बिंदु पे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे आसान शायद, and again my apologies if I sound a bit frank and rude, पर सबसे आसान है बोलना कि भाई टेस्टिंग और जरूरत है, और लोगों के लिए दवा की जरूरत है, और वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में शायद 10 साल का बच्चे को भी पता है कि टेस्टिंग की जरूरत है, और शायद 10-15 साल के बच्चे को ये भी पता होगा कि वेंटिलेटर की जरूरत है अगर कोई बीमार ज्यादा पड़ जाता है और सांस रेस्पिरेटरी इलनेस है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन आवर इकोनॉमी। कल ही शाम को अगर आप लोग ने CNN को फॉलो किया होगा तो डॉक्टर फॉची ने कहा है, और वो शायद गवर्नर जो न्यूयॉर्क के एंड्रू कोमो, उन्होंने भी कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव इनफ टेस्टिंग किट्स, इट डज नॉट हैव इनफ वेंटिलेटर्स। न्यूयॉर्क सिटी को 30,000 या पता नहीं कितने वेंटिलेटर चाहिए थे, उनको मिल रहे हैं 5,000। तो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट लॉकडाउन, एंड जो इस पे कुछ वाद विवाद होता है, relative positioning of where we are and what is the most cost effective way of flattening the curve for India has to be kept in mind. कितनी resources हैं, उसी resource का translation होता है system overload में। Now specifically मैं यूपी की बात करूंगा। माननीय योगी जी ने जो समझ लीजिए इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन में नए हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं। कहीं पे मैं पढ़ रहा था शायद 50 नए कोविड स्पेसिफिक मेडिकल फैसिलिटीज 2 हफ्ते के अंदर या 2.5 हफ्ते के अंदर खड़ी हो गई हैं। तो हर प्रदेश में काम चल रहा है, किंतु सबसे बड़ी बात लॉकडाउन में है कि इस समय अगर लोग अंदर हैं तो हमारे मेडिकल सिस्टम पे ओवरलोड नहीं है, और अगर सिस्टम को हम बढ़ा पाएंगे इस विंडो में, तो अगर थोड़ी बहुत स्प्रेड होती भी है तो पहली बात तो एक आदमी 100 की जगह शायद केवल 3-4 लोग को स्प्रेड करेगा, बट मोर देन दैट इट गिव्स अस टाइम टू एक्सपैंड कैपेसिटी इन आवर सिस्टम्स, therefore there won't be a system overload. Ring fencing risk is what I was talking about, which is कि फर्क ये है कि अगर हम लोग लॉकडाउन ना करें तो समझ लीजिए हर आदमी का पोटेंशियल है 100 to 1000 पीपल स्प्रेड करने में, और ये डिजीज असिम्प्टोमेटिकली स्प्रेड होती है। आज भी न्यूयॉर्क में लोग ऐसे घूम रहे हैं जो कि 30 दिन से पॉजिटिव टेस्ट कर रहे थे, पर उनके ऊपर उनको एक छींक भी नहीं आई है। तो असिम्प्टोमेटिक इतने ज्यादा लोग हैं, उनको रिंग फेंस करके, और जो जिनको सिम्टम्स हो भी रहे हैं उनको रिंग फेंस करके इस डिजीज को कंट्रोल लाने में, जैसे समझ लीजिए हालांकि ये है रेस्पिरेटरी डिजीज, पर इस डिजीज की सांस है
कंटेजन, उस सांस को रोकने के लिए रिंग फेंसिंग और लॉकडाउन जरूरी है। और आखिरी है इश्यू सोशल इश्यूज का। हमारा देश में जो इनइक्वालिटी है उसको देखते हुए हमेशा किसी भी क्राइसिस का वर्स इंपैक्ट आता है सबसे गरीब जो 20% है इस देश का। अगर सोशल डिस्टेंसिंग कल हट गई तो जो लोग अमीर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर कोई होगा जिसको खुद जाकर के अपना राशन उठाना होगा, जिसको खुद जाके दवा लेनी होगी, जिसको खुद जाके साबुन लेना होगा, दे आर द पीपल मोस्ट एट रिस्क। सो देयरफॉर टू माय माइंड लॉकडाउन इज समथिंग दैट शुड नॉट इवन बी अप फॉर क्वेश्चनिंग इन दिस स्टेट। तो मैंने काफी अभी तक नेगेटिव बात की है कि कितना डेंजरस है कोविड, but as I mentioned earlier, I think this is a chance for the world to actually reinvent itself and take and reverse some of the wrong decisions that have been taken over the last 30-40 years of mad consumerism, of mad manufacturing, of absolute cavalier attitude on environment, and of absolute lack of care for entrepreneurs, for poorer people who have been almost tossed to the one side by the 1%. मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, पर थोड़ा सा मतलब इस मामले में मेरा व्यू जरूर है कि इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड इज अनसस्टेनेबल। बट स्पेसिफिक टू इंडिया मेरे हिसाब से देयर आर सम रेनबोज ऑन द होराइजन। पहला है डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है, देयरफॉर द चांस फॉर अस टू कम बैक फ्रॉम अ क्राइसिस ऑफ दिस सॉर्ट versus countries or a state like Florida, which has a lot of aged population, Italy, which had a much more aged population, is much more. There are more people, and it is not just about health. There are more people here in our country who are willing to take care of older people in our own society and who have the strength and the health to take care of older people than in many other countries. Second is education and STEM talent, which I think will drive the recovery process. And जो मैंने पहले बात की थी कि world order बदलेगा, उसमें education, STEM talent are major issues that I think will be critical to the world as we go forward. Second is local consumer demand. 130 करोड़ लोग हैं हमारे, 130 से ज्यादा होंगे इस समय। हर आदमी को साबुन खरीदना होगा, ट्रांसपोर्ट, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे साइकिल हो या मेट्रो हो, ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा। हर आदमी को दवा खरीदनी होगी, हर आदमी की आकांक्षाएं होंगी कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। Therefore, हमारी जो local consumer demand है वो बहुत strong है, which means unlike export-oriented economies, we are in a better shape to come up by ourselves because there is enough demand for us to produce locally. तीसरा है CAD. Now, भारत का current account deficit जो होता है वो normally pressure में रहता है क्योंकि हमें तेल को import करना रहता है। By तेल I mean oil, gas, energy resources. इस समय काफी एडवांटेजेस हैं क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी हेल्दी पोजीशन में है। ऑयल के दाम गिर गए हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, और भारत का जो फॉरेन करेंसी टू जीडीपी, फॉरेन करेंसी डेट टू जीडीपी रेशियो है, compared to other countries, we are in reasonably good shape. The translation therefore is that while rupee may fall a little bit, we are inherently not in a weak rupee or a weak currency environment. Now, डॉलर के अगेंस्ट हो सकता है रुपी वीकन हो, पर अगर आप कंपेयर करेंगे विद अदर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज तो रुपी वीक नहीं है। चौथा, जो मैं शायद स्टक रिकॉर्ड की तरह बार बार रिपीट करता रहता हूं, भारत का जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास है, जो एसएमईज हैं, जिनको हम शायद जितनी मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं दे पाते हैं, वो बहुत बड़ा है और बहुत इफेक्टिव है। And it is this entrepreneurial class that will find opportunities as a result of COVID and as a result of the stimulus to do things better. The regulatory environment is, I won't spend much time on it, but unlike a lot of countries, we have good regulators across most sectors. Specifically, I will talk about the Reserve Bank of India. I think they have done a stellar job under Governor Shaktikant Das to do well. और आखिरी पॉइंट है कल्चर का। हमारे देश में आज की डेट में भी मुश्किल समय पे वो बेल्ट टाइटन करके दूसरे की मदद करने की कैपेबिलिटी लोगों से ज्यादा है।
जिस दिन जनता कर्फ्यू हुआ, जो कि समझ लीजिए एक सत्याग्रह टाइप का था कोविड के विरुद्ध, वो सत्याग्रह की जो स्पिरिट है इस देश में अभी भी है। नॉर्मल टाइम में शायद वो गलत डेमोन्स्ट्रेशंस में निकल आती है, पर हमारे देश में क्षमता है जूझने की और ऊपर निकलने की। और लास्ट है social networks and family, which is again fairly obvious, so I won't repeat it. So therefore, post COVID क्या क्या होना है? पहला जो मैंने बात की थी is basic stuff, कि लोगों का खाना पीना, लोगों की हेल्थ। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 3 महीने पर शायद 6 महीने तक हमें देश के वीकेस्ट 15% को कैश ट्रांसफर्स करने होंगे, और ये कैश ट्रांसफर्स करने की क्षमता सरकार रखती है। तो जो स्टिमुलस की बात करेंगे, चाहे जितना जब भी आता है, चाहे वो 10% हो जीडीपी का या 12% हो, उसका मेरे हिसाब से करीबन 50% रकम यूज होगी, कोष होगा यूज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में, जिससे जो सबसे गरीब 15 से 20% तबका है देश का, उनको मदद मिल सके। सेकेंड इज शिफ्ट इनटू एसेट क्रिएशन, विच आई कम टू लेटर। पर जैसे आपने देखा होगा, अभी काफी लिबरलाइजेशन किया गया है मनरेगा वगैरह का, जहां पे एसेट क्रिएशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। जरूरी ये होगा कि जल्दी से जल्दी लोग केवल फ्री डोल के ना वो हो जाएं यूज टू। जरूरी से जरूरी ये होगा कि लोगों को इफेक्टिव एसेट क्रिएटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इज अदर थिंग, जो कि सरकार ने और माननीय मोदी जी ने भी कल कहा कि इस समय सारे बिजनेसेस का ये प्रयत्न होना चाहिए कि कोई भी आदमी नौकरी अपनी ना, इस समय नौकरी ना जाए। कुछ जाएंगी नौकरियां, पर कोशिश ये सबको करनी चाहिए कि चाहे वो सैलरी कम करके या कोई तरीका कम को अपना करके हमें नौकरियों के लॉस को डिले कम से कम कर देना चाहिए, जब तक कि इकोनॉमी बढ़ने न लगे, उसके बाद किया जाए। एंड फूड एंड एसेंशियल लॉजिस्टिक्स, जो कि मतलब अगेन वेरी ऑब्वियस पॉइंट, एंड लिंक टू दिस इज स्टॉपिंग द सेकेंड वेव। आपने देखा होगा हांगकांग में सेकेंड वेव आई है, मलेशिया में सेकेंड वेव ने शुरू किया है थोड़ा सा, सुनने में आता है सिंगापुर हैज गॉन इनटू लॉकडाउन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट having achieved it. So there is always a danger of a second wave coming back and actually put everybody back into the same place that we've started in February. Therefore, we need to ensure a second wave does not come through. Economically, तो मैंने शब्द यूज किया स्टेबलाइजेशन, क्योंकि स्टिमुलस मेरे हिसाब से तब होता है, मान लीजिए अगर हम लोग वापस जाएं पिछले बजट के समय, कि जुलाई 19 का बजट जो था, जुलाई, जहां तक मेरा ख्याल जुलाई 19 का ही था, या जब बात हो रही थी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रही थी, देयरफॉर स्टिमुलस वाज नीडेड टू मूव फास्टर। इस समय इट इज नॉट अ केस ऑफ स्टिमुलस, इट इज अ केस ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। It's going back to that medical example. It is stabilizing the patient so that the patient can recover. That is where the money is required. So इसमें क्या क्या measures जरूरी हैं? सबसे बड़ा जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि एग्रीगेट डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो भारत में सत्येंद्र जी समय है ना 5 मिनट और? तो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि 70 साल में शायद पहली बार भारत इज फेसिंग अ डिफ्लेशनरी, व्हिच मींस दैट डिमांड effectively is falling off a cliff. Nobody is willing to buy anything, and that will then translate. So even if we have the supply side fixed, which means कि कल जितने बड़े सेठ हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, सब लोग तैयार हैं कि हम देश के लिए कल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर डिमांड नहीं हुई तो उस प्रोडक्शन का वैल्यू जीरो है। Therefore, demand resurrection is the most. Now, demand resurrection, let me go back to my earlier points, which were about fear and uncertainty. Fear is medical. We need to resolve that. Uncertainty is what is being resolved, to my mind, in a very wise manner by the government of India and by state governments, by letting people have assurance कि in the worst of times आपके पास कुछ पैसा आएगा, number one. Number 2, सबकी नौकरियां अगले दिन, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पे टेम्पररी वर्कर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं, 1-2 महीने तक इस देश में ऐसी क्षमता है कि डाउन टर्न में भी आपको नौकरियां मिलती रहेंगी।
Therefore, consumer demand will get resurrected. Then comes investment. Investment happens when? Investment happens when you or I believe that the money that we put into something will lead to a profit. Most of us put money, hopefully not into PMC, but into a bank that gives us a particular return. We are willing to live with a lower return for higher security. So therefore, for corporates to come through, the government needs to ensure that investment is created by lowering the risk of investment, which means perhaps improvement in which I'm not a great supporter of, but improvement in depreciation. तो अगर कोई invest कर रहा है तो उनको depreciate करने में उनका depreciation की cost को ज़्यादा मिलेगा. Therefore, net corporates and financial sector and technology can invest a lot more. तो ये समझ लीजिए, between saving people and demand resurrection, roughly 50 to 60% of our, whatever the final number the government decides in stimulus stabilization spending will go. The remainder has to go into physical spending, which is, to my mind, there is basically its infrastructure. Now, World War II के बाद जब Great Depression हुआ था तो अमेरिका में highways बने थे, insurance वहाँ पे शुरू हुई थी. भारत ने पिछले 4 साल 5 साल बेसिकली 2014 से अगर आप ले लीजिए तो the rail network has been upgraded somewhat, but the highway network has really improved. So therefore, the government will need to consider which areas they should actually make an anchor. मैं anchor शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हर सेक्टर में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें डालना पड़ेगा पैसा, पर 2 या 3 एंकर सेक्टर ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनमें पैसा डाल करके एक तो लिंकेज बहुत हो जिससे कि और चीजों में भी ग्रोथ हो, दूसरा क्विक रिस्पॉन्स हो. समझिए अगर रेल कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो ऑन एवरेज 5 साल लगते हैं रिटर्न्स आने में. तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि कुछ नए सेक्टर, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, वाईफाई की स्प्रेड हो, टेलीकॉम हो, या एक बड़ा नेचुरल हेल्थ केयर. हेल्थ केयर हमारे देश में मोदी केयर हैज बीन ऑफर्ड. नाउ मोदी केयर कैन एक्चुअली बी effectively implemented in India by putting, I think कल परसों में 14 या 15,000 करोड़ अनाउंस हुआ है. मान लीजिए हम हेल्थ केयर पे 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ स्पेंड करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हॉस्पिटल हो, डेटा मैनेजमेंट हो, लोगों का डेटा अगर वो अपने पीएचसी सीएससी में जाता है वहां से लेकर के एम्स तक पहुंचता है, हर जगह जाके फॉर्म ना भरना पड़े, टेलीमेडिसिन लोगों को मिल जाए. अब आप सोचिए हर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए एक हॉस्पिटल बनता है तो वहां हॉस्पिटल के लिए रोड बननी पड़ेगी, मेडिकल इक्विपमेंट का इंडस्ट्री खुलेगी, एजुकेशन चलेगी क्योंकि लोगों को डॉक्टर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, लोगों को नर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, लोगों को अटेंडेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी. सो linkages of a health sector are very important. So health sector can be one of the anchor sectors. So net 60% into human requirements, 40% into infrastructure. The third leg in response is the financial sector. फाइनेंशियल सेक्टर का मेल्टडाउन बेसिकली इस समय हमको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए मेजर ब्रेकडाउन कोई ना हो. अगर आप देखें येस बैंक का जिस तरह से आरबीआई ने हैंडल किया है, आई मीन इट इज एन अमेजिंग स्टोरी of how well a crisis can be handled, because Yes Bank would have basically led to a run on all banks, but instead we have allowed liquidity to come in, we have allowed a group of investors to come into Yes Bank, and my bet is that each of those investors will make a lot of money at the end of it. So उसमें पहला provision है liquidity. Liquidity means जो बैंक हैं उनके पास पैसा तो है इस समय, पर जो NBFCs हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड हैं जहां पर रिडेम्पशंस आ रहे हैं इस समय बड़ी कस के, उनके पास पैसा होना चाहिए रिडीम करने के लिए. कॉर्पोरेट्स जिन्होंने अपने बॉन्ड प्लेस किए हुए हैं म्यूचुअल फंड के साथ, उन कॉर्पोरेट्स में ये हालत ना हो कि कल साकेत या सत्येंद्र अपना बॉन्ड जाकर के, मतलब हम लोग के पास है नहीं बॉन्ड, पर अगर हम लोग म्यूचुअल फंड से वापस लें पैसा अपना, तो म्यूचुअल फंड कहे कि भैया हमको पैसा वापस चाहिए तो हम अपने बॉन्ड बेचेंगे ना. होता क्या है उसमें, जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उन्हीं के बॉन्ड होते हैं सेलेबल. सो देयरफॉर द टफेस्ट पार्ट ऑफ क्राइसिस इज दैट because there is only a demand in the market for high quality assets, you'll see high quality assets. So there is need for liquidity to keep the market running. Second is forbearance and restructuring, which are similar points. Essentially, all sectors will suffer, and therefore there will need to be a coordinated program
beyond these 3 months of moratorium to let companies have some time to restructure and to come back up. Now, it's easier said than done because it has to be limited primarily to those companies that have suffered because of COVID. Not every company. क्योंकि अदरवाइज होगा क्या कि जो पहले भी जा रहे थे आईबीसी में, जिन्होंने अपने डेट रीपेमेंट नहीं किया है, प्रमोटर्स ने शायद थोड़ी बहुत गलत तरीके से पैसे लेके हैं कंपनियों के बाहर, वो भी इसमें घुसने की कोशिश करेंगे. सो इट इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन फोरबियरेंस एंड हेल्पिंग दोज हु नीड हेल्प बिकॉज ऑफ कोविड वर्सेस दिस थिंग. और साथ साथ उसके ऑब्वियसली देयर विल बी नीड फॉर चेंजेस इन रूल्स ऑन रीस्ट्रक्चरिंग. कब जाएगा? अगर डिले हो रहा है तो बैंकों की भी बैलेंस शीट पे तुरंत एनपीए प्रोविजन नहीं डालने पड़ेंगे, उसका इंपैक्ट कैपिटल पर पड़ता है. कैपिटल नहीं होगा तो सरकार को डालना पड़ेगा पैसा. देयरफॉर इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जब लोग कहते हैं कि भाई वो बड़ा पैकेज नहीं आया, स्टिमुलस पैकेज नहीं आया, आई डोंट थिंक इट इज अ जादुई छड़ी कि एक आदमी ने यूं किया और बन गया. इट रिक्वायर्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ आवर इकोनॉमी टू कम टुगेदर. चौथा मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ा है, वो है मार्केट्स का. नाउ इन एनी क्राइसिस या इन द गुड डेज, जब शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो जो भी सरकार होती है, शेयर मार्केट बहुत अच्छा गया है. ट्रूथ इज दैट इन इंडिया द शेयर मार्केट्स do not create a wealth effect for majority of the people. So therefore my personal view is that there is no requirement for the government to prop up the share market. Now propping up is different from keeping the market liquid. Major participants need to be encouraged to ensure कि अगर कल मैं कोई शेयर बेचने जाऊं या खरीदने जाऊं तो at a price which can be tested by the market, availability of paper should be there, liquidity in the market for transaction should be there, but propping up of the market does not need. So अगर साकेत बहुत बड़ा एसेट मैनेजर हैं तो मेरे शेयर प्राइस ठीक रहे उसके लिए सरकार को मदद करने की कोई जरूरत नहीं. The market has to bear the cost of uncertainty and the market will find its own price, because आप कल देखेंगे कि at a price there will be X number of investors who will come into the market. Second, as I mentioned, because there is not a lot of wealth effect in the broader Indian population because of share market, I don't think it is something that needs to be supported. The third leg is taxation and government payouts. To my mind, at this stage, taxation is a question mark, because as we would have seen, if the economy does not have demand, then reducing taxes will not necessarily be used for investing back into the corporate. Or at our level, अगर कल मेरे को डर है कि मैं for the sake of argument मेरी नौकरी सर्टेन नहीं है या मेरे जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो मैंने शेयर खरीदे थे वो 30% गिर चुके हैं, तो 5% टैक्स रिडक्शन को मैं जाकर के खर्च नहीं करूंगा. तो my personal view is that tax breaks may not necessarily be the right answer, but employment protection can be something that can be encouraged through changes in taxes. Therefore, people who are keeping permanent employees, especially those earning, let's say, for the sake of example, less than 5 lakh rupees a year, if they keep those employees on board, they can get an extra 10% expense treatment in their tax breaks. Result क्या होगा कि हर आदमी की, अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो the cost of me for keeping employment is going to be lower. Last 2 points are about GST and vendor payments. जहां तक मैंने सुना था, there is a fair amount of money that is owed by the government under GST as well as for vendor payments. And I think it will be useful if the government actually pays that money at the earliest. I mean, obviously all of it cannot be paid, पर अगर 25-30% भी अगर बढ़ जाता है तुरंत वापस हो जाता है, जो कि शुरू हो गया. अभी इनकम टैक्स की जो रिफंड की बात हुई है कि मोरलेस इमीडिएट पेमेंट होने जा रहा है, उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बोरोइंग कॉर्पोरेट्स का स्पेशली कम हो जाएगा, एंड अगेन ईजिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर. द लास्ट पीस इज सस्टेनेबिलिटी. एंड मेरे हिसाब से अगर आप देखें आज के आकाश इतना साफ है, चिड़िया पहली बार पिछले 20 साल में पहली बार मैं चिड़िया को सुबह सुबह सुन रहा हूं, तो it is a chance to use some of the advantages of this crisis, चाहे वो work from home को encourage करने का हो, या use of mass transport को encourage करने का हो, या spread of medical sector healthcare का हो, reduction of urbanization, therefore spreading of suburbanization हो, remote medicine हो.
basically if we can potentially, to my mind, reduce the urban, for the lack of better word, waste production, environment damage by 15%, I think that can improve the sustainability of our country's economy in a huge deal. ये पन्ना मैंने ब्लैंक जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि इकोनॉमिक रिस्पांस में एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा अनवाइंड. Now think of a 10% fiscal stabilization spending and think of how big that is with respect to the economy. हम लोग चाह रहे थे कि 3% से 3.4% का डेफिसिट होगा. उसी जगह मान लीजिए 10%, 11% हो. And in real terms, if one combines the entire government package, it will be much bigger. It will distort the economy. Economy effectively will be moving on an artificial, बॉर्नवीटा कहिए, न्यूट्रामूल कहिए, अमूल का दूध कहिए, जो भी है उससे नई ऊर्जा प्राप्त करके इकोनॉमी चल रही होगी. जब क्वांटिटी ऑफ बॉर्नवीटा थोड़ा कम करा जाएगा तो इकोनॉमी क्रैश ना करे या मेजर इंपैक्ट ना हो, while ensuring that the economy continues to grow is, I think, going to be as big a challenge as the process of recovery. I've left this place blank because I don't think the unwind can be planned until we have more certainty. But I do think the unwind, especially in terms of liquidity, कितना पैसा spend होगा, कब नहीं होगा, government की spending को कैसे private sector replace करेगा investment में, कैसे government की spending को private consumer spending replace करेगी, उस सब की planning काफी जरूरी होगी. Last page, before all of you go to sleep, is effectively on UP. सबसे बड़ा point है market muscle का. उत्तर प्रदेश 220 मिलियन लोगों की, बल्कि 225 के करीब शायद हो गया हो इस समय की मार्केट है, पॉपुलेशन साइज है. पर अभी भी हम जब अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लोगों को वहां आने को देते हैं, we still don't enforce and use our market muscle on the corporate sector for investment as much as we do. I think it is time that UP became more aggressive in sort of pushing its market muscle to encourage investment into the state. Second is the concept of adjacencies to central schemes. Now, in this recovery process, obviously about 80% work will be done by the central government in terms of how much they will be spending. Therefore, duplicating it doesn't make sense. Adjacency, जो word मैं कह रहा हूँ, that is very, let's say कल choose किया गया, for the sake of argument, mass transport, mass urban transport, चाहे वो pods हो या MRTs हो या जो भी हो, and healthcare. तो उत्तर प्रदेश को उसके साथ जो adjacent चीजें हैं वो लगानी. अगर healthcare है तो medical equipment में खोजना है. अगर pods बनने हैं तो उन pods की manufacturing UP में लानी है, चाइना से या जापान से, जहां से भी लानी है. तो as a complement to central scheme spending, we need to get there. The third area is that there's some states that are very good at taking central money and using it well. To my mind, given the size of UP, I think we can actually do a lot more in terms of, and again, when I'm saying this as a relative to other states. मेरे हिसाब से, and again, I don't hide the fact that I think what Mani Yogi ji is doing in the state is nothing short of almost revolutionary in terms of changing the economy and the security and whether people want to come. Therefore, we need to access जो central scheme का पैसा है, we need to access that better and more aggressively. Fourth is reaching the hinterland and supply chain amelioration. तो इस समय आप ये समझें कि अगर यूपी में कोई इंडस्ट्री की बात करता है तो अभी भी आज भी बात हो जाती है कि नोएडा में लगा देंगे. नोएडा से बहुत मेहनत की तो शायद आगरा तक पहुंच जाए, मेरठ तक पहुंच जाए. हमें जरूरत है बलिया में इंडस्ट्री की, हमें जरूरत है सोनभद्र में इंडस्ट्री की, हमें जरूरत है श्रावस्ती में इंडस्ट्री की. और उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है, रोड्स तो बन गई हैं, पर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रोड सेफ्टी, in terms of security, in terms of how the transport department is treating transporters, people should feel comfortable कि भाई आगरा की जगह अगर कल मैं लखनऊ के बाहर भी प्लांट लगा दूं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा,
बट आई हैव, बिकॉज वहां पे दाम इतना सस्ता है जमीन का, तो इसलिए मैं लखनऊ इलाहाबाद में बड़ा प्लान लगाऊंगा, तो ओवरऑल मेरी कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा और मैं तब भी अपनी मार्केट्स में डाल सकता हूँ. देयरफॉर सप्लाई चेन हैज टू बी रियली इंप्रूव. और कुछ जो कोविड के रिस्पॉन्स में कैपेबिलिटीज, कभी कभी वो सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड की बात जो होती है, तो आप देख लें जैसे लॉजिस्टिक्स है, इस समय जिस तरह से खाना बट रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो सेम पाइप को हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो, इस समय हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट द सेम पाइप एंड सेम कैपेबिलिटीज कैन बी यूज्ड टू मूव थिंग्स फ्रॉम द hinterland into centers and therefore into other parts of the country. So therefore, some of the lessons, that capability that we get, similarly food processing, emergency food processing हो रही है इस समय, आटा जगह जगह बन रहा है, that can be expanded to produce a proper food processing industry in UP. Third is engineering. You look at the number of plants. कल ही कोई बात कर रहा था कि नोएडा में एक सज्जन है जो कि नॉर्मली प्लास्टिक मोल्ड्स बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए. उन्होंने खुद ये कहा कि मैं जो प्लास्टिक स्प्लैश शील्ड होती है डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, वो उन्होंने खुद 3D प्रिंटर से बनाया एक प्रोटोटाइप. नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन has helped him to then produce it, the mold in his factory, and hopefully he will suddenly start. So engineering capability for a lot of things that has been improved in this time, I think can be really used. The new world now, 5G पे काफी इस समय लोगों के पास डाउट है कि चलेगा नहीं चलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है. मेरे हिसाब से 5G is a historical inevitability, and UP has to look at developing a technology industry that is all about 5G, artificial intelligence, local data use. आप सिंपल चीज सोचिए, जो UP100 जो होता है उसका डेटा इस समय Azure पे है. उस डेटा को अगर हम लोग यूज करें अपने एंटरप्रेन्योर्स से, in terms of what kind of problems people face, in terms of what kind of health issues we have, what kind of emergency we have, the potential is unlimited. I won't talk much about entrepreneurship and SME. I will talk about technology-based financing. I think UP needs to develop an ability to get more money to small town. चाहे किसी ने पान की दुकान खोली हो, या मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली हो, या कल कंप्यूटर रिपेयर की दुकान खोली हो, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है वहां तक पहुंचने के लिए फाइनेंसिंग की बहुत जरूरत है. मेरे हिसाब से वो केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू जा सकती है, नॉट थ्रू फिजिकल, बिकॉज आई थिंक टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे टू गेट स्प्रेड विदाउट लीकेज ऑन दैट. एंड लास्ट बिट आई थिंक विच इज स्पेसिफिक टू यूपी is that if you look at our cities, आप आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ ले लें, केवल इन्हीं शहरों को ले लें, गोरखपुर, तो जो क्राउडिंग है, जो लैक ऑफ फैसिलिटीज है, आई थिंक अर्बन रिन्यूअल कैन क्रिएट अ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट. That investment does not necessarily need to come from hand-me-downs, but it means that we need to make our urban and municipal organizations fiscally prudent and fiscally free. That money can be invested into our big urban areas. That investment can then give jobs and can create manufacturing, because we can decide कि कल भाई अगर sewage system बनना है या health delivery system बनना है, उसमें यूपी की कंपनियां पार्ट लेंगी. I think that can be a big source of economic improvement in UP. So आप लोग के सोने से पहले मैं रोक देता हूं. Hopefully all of you are awake. Yes, sir. धन्यवाद साकेत जी. मैं एक मिनट पानी पीना लेता हूं, एक मिनट के लिए जी. काफी लोगों ने काफी बाद में ज्वाइन किया है, तो फिर से एक बार साकेत जी का मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ. देन प्रोफेसर अग्रवाल विल इंट्रोड्यूस विद अ फ्यू गेस्ट जिनको इनवाइट किया गया था. साकेत जी 25 ईयर्स से बैंकिंग सेक्टर में है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और मोर देन 50 बिलियन USD अब तक उन्होंने हैंडल किया है इन डिफरेंट डोमेन्स में, टेलीकॉम, पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और काफी इन्होंने हैंडल किया है. बेसिक साकेत जी की जो डिग्री है वो सेंट स्टीफन से है, दिल्ली से इकोनॉमिक्स में, एंड देन वो IIM कलकत्ता मूव कर गए फॉर MBA. उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल से भी कोर्सेज कंप्लीट किए हैं,
और प्रेजेंट में वीनस असेट्स फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है जिसके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, प्लस काफी अलग अलग जगहों पे फैकल्टीज के रूप में भी जाते हैं और सोशल एक्टिविज्म में भी काफी एक्टिव है राइट नाउ। एक इंट्रोडक्शन मेरे पास आया है, प्रोफेसर कपिल शर्मा जी हैं अपने साथ जुड़े, जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, उसमें मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं, पीएचडी उन्होंने की है मैथमेटिक्स में, और वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अग्रवाल Jay, it has been really a very, eye opener, a type of, and all the type of dissection of the realities, and of course, a good hope for Indian economy and UP economy. Meanwhile, we have Professor Girish Dubey from Sagar University. He is very senior professor, and very soon, maybe we are looking him as vice chancellor somewhere. And we have Professor Hiresh Kulshrestha, Associate Professor from Rajkot. He has joined us. Dr. Vipin